क्या डेफिनेशन है प्रत्यय का? प्रतीयते विधीयते प्रत्यय। हाँ, प्रतीयते विधीयते इति प्रत्यय। वेरी गुड। प्रत्यय का क्या, जो क्या? धातु हाँ बोलो, के हाँ अंत बोलो। में, धातु शब्दों के अंत में लगते हैं वो प्रत्यय कहलाते हैं। अच्छा, सिर्फ धातु के अंत में ऐड होंगे तब वो प्रत्यय कहलाएंगे या किसी भी शब्द के साथ? धातु के अंत में लगेंगे तो वो कौन सा प्रत्यय कहलाएगा? साथ भी लगते हैं सर, ना किसी शब्दों भी के साथ भी लगते हैं। शब्द के साथ भी लगते हैं, धातु के साथ भी लगते हैं, है ना? अगर ऐसे बोलोगे कि किसी धातु के साथ लगता है तब उसका वो प्रत्यय का जो भेद है, पहला भेद कृदंत, वो उसका डेफिनेशन है फिर। ठीक है अंकिता, जी भैया। है ना? तो प्रत्यय का जो डेफिनेशन है देखिएगा ध्यान से, ना? तो प्रतीयते विधीयते, देख लो एक छोटा सा डेफिनेशन, है ना? तो ध्यान रखिएगा, बहुत ही बेसिक चीजें हैं, है ना? कि प्रत्यय का क्या डेफिनेशन है, प्रत्यय क्या होता है ना? जनरली क्या है, किसी भी शब्द के जो है क्या हो गया? हाँ देखिए, है ना? इसका डेफिनेशन, इसको ध्यान रखिएगा। ये क्या है कि किसी भी शब्द के बाद ही ऐड होता है ना, प्रतीयते विधीयते इति प्रत्यय है। इस डेफिनेशन को ध्यान रखिएगा। और प्रत्यय बहुत तरीके के होते हैं, है ना? किसी शब्द के साथ जो सु आदि लगता है प्रत्यय, वो भी एक प्रत्यय है ना? शब्द के साथ जो प्रत्यय लगता है ना? बेसिकली इसको विभक्ति के फॉर्म में भी कहते हैं, जो सु आदि प्रत्यय होता है। याद है बच्चा, सु आदि जो प्रत्यय, टोटल कितने प्रत्यय हैं सु आदि? 21। बहुत अच्छा है ना? और धातु के साथ जो प्रत्यय ऐड होता है वो कितने हैं टोटल? 18, यानी 9 प्रकार के प्रथम पदी और 9 प्रकार के आत्म पदी, है ना? ये सब तो पता ही है ना? जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो तिप्तस, है ना? प्रथम पदी और आत्म पदी, ये भी एक प्रकार का प्रत्यय है ना? जो किसी भी सब धातु में ऐड करके जो है अलग अलग आकारों में किया जाता है। ठीक है, चलो उसके बाद जो हम लोगों ने देखा था ये जो सु और जस इत्यादि है, इन 21 प्रत्ययों का शॉर्ट फॉर्म में क्या नाम है? ये जो 21 प्रत्यय है इनका, वेरी गुड। और ये जो 18 प्रत्यय है उनका शॉर्ट फॉर्म में क्या नाम है? तिंग, वेरी गुड। हाँ, तिगंत या तिंग, है ना? बहुत सुंदर। चलो उसके बाद हमने देखा था कि ये जो प्रत्यय है कितने प्रकार का होता है बेसिकली। तो बेसिकली प्रत्यय के 3 भेद हैं, कृदंत, तद्धित और स्त्री प्रत्यय, है ना? इस कृदंत के भी 3 पार्ट हैं, है ना? पहला है कृत्य, दूसरा है कृत और तीसरा जो है उनादि, है ना? तो क्रमशः हम लोग जो एक एक करके पढ़ेंगे। कृत्य प्रत्यय के अंतर्गत कितने प्रत्यय आते हैं बच्चा? इस कृत्य में कितने प्रत्यय हैं? 7। सूत्र क्या है? ये जो 7 है, सूत्र क्या है? 7 जो इसके अंतर्गत आता है उसका सूत्र क्या है? उसका सूत्र प्रत्याह सूत्र से निकलता है। हाँ, है ना? बहुत बहुत ठीक है। तो बेसिकली जो कृदंत के अंतर्गत प्रत्यय का जो पहला पार्ट है ना, कृदंत, उसके अंतर्गत जो है टोटल 7 जो है ना आता है। जैसे यहाँ देख लो, है ना? जो कृत्य प्रत्यय है इसका जो सूत्र है कृत्याह, इसको ध्यान रखिएगा। इसके अंतर्गत जो है 7 प्रत्यय आता है ना, तव्य, तव्य, अनियर, कैलिमर, है ना, यत, क्यप और नियत। ये बच्चे सातों प्रत्यय जो है किस अर्थ में प्रयोग किया जाता है? वो क्या है? किस किस अर्थ में प्रयोग किया जाता है या किस किस वाच्य में प्रयोग किया जाता है? एक तो कर्म वाच्य में और एक भाव वाच्य में। हाँ बच्चे, बहुत बढ़िया। तो उसका सूत्र क्या है बच्चा कि ये जो 7 प्रत्यय है या फिर कृदंत का जो पहला पार्ट है कृत्य, वो 2 वाच्यों में प्रयोग होता है, कर्म वाच्य में और भाव वाच्य में। उसका सूत्र क्या है? किस सूत्र से हमें पता चलता है कि
हाँ, बहुत सुंदर है ना। तो उस सूत्र पे ध्यान रखिएगा कि ये जो 7 प्रत्यय है बेसिकली जो है भाववाच्य है ना या कर्मवाच्य दोनों या कर्मवाच्य दोनों में प्रयोग होता है, कर्तरीवाच्य में प्रयोग नहीं होता है। सूत्र क्या है? तयोरेव कृतिकत खलर्था है ना। ये सूत्र ध्यान रखिएगा क्योंकि इस सूत्र का जो है आगे शब्दों के सिद्धि में आपको मिलेगा। ठीक बच्चे, बहुत बढ़िया। उसके बाद जो है हम लोगों ने देखा था कि ये जो प्रत्यय है, रिकॉर्डिंग हो रही है सर? हाँ बच्चा रिकॉर्डिंग हो रही है ना, एक बार फिर से भी देख लेते। हाँ हो रही है ना। उसके बाद जो पहला हम लोगों ने प्रत्यय देखा था कृदंत के अंतर्गत पहला कृत प्रत्यय, उसके अंतर्गत जो 7 है उन 7 में से जो शुरुआत के जो 3 है तव्य तव्य और अनियर, इन तीनों को एक साथ क्या कहते हैं बच्चा? सूत्र क्या है? हाँ वेरी गुड। तो ये जो है ये सूत्र पे ध्यान रखिएगा है ना, तव्य तव्य नियरः है ना। इस सूत्र के अनुसार जो तव्य थे जो तव्य है या अनियर है ये कृत प्रत्यय कहलाते हैं। और इसमें तव्यत में जो है इत संज्ञा किसकी होती है? तव्यत में हलंत, अनियर में र का। वेरी गुड है ना बच्चा। और आज मैंने एक ग्रुप में एक पीडीएफ भेजा है, उसमें इत संज्ञा करने वाले जो है अलग अलग सूत्र दिए हुए हैं, उसको जरूर देख लीजिएगा एक बार। ठीक है ना बच्चा, कि कब हम हलंतम का यूज करते हैं, कब चोटो का यूज करते हैं, कब आदित्य रूबा का यूज करते हैं है ना, कब जो उपदेश अनुनासिक इत संज्ञा इत्यादि जो है ना, कब कब किस किस कंडीशन पे करते हैं उसको देख लीजिएगा है ना। बाकी तो यहाँ बार बार प्रैक्टिस तो होता ही रहेगा ना, याद भी हो जाएगा। ठीक है, चलो बच्चा। उसके बाद हम लोगों ने देखा था कि मान लीजिए कोई ऐसी धातु है ना जो इकारांत उकारांत रिकारांत या रिकारांत हो, तो वो क्रमशः किस में बदलता है बच्चा? कोई ऐसी धातु, हाँ ऐसे धातु जो इकारांत हो या उकारांत हो या रिकारांत हो या रिकारांत हो, जैसे हाँ जैसे ची धातु है, हाँ ची धातु जो इकारांत है या भू धातु है ना, या क्री धातु है। ऐसे धातु अगर ई उ री अल री लास्ट में आ रहा है तो वो क्रमशः ई का क्या हो जाता है ना। इसको थोड़ा सा इस चीज को याद रखें है ना। ई का ए है ना, उ का ओ, री का र, अलरी का ल हो जाता है। ये कॉन्सेप्ट को याद रखिएगा है ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि कैसे हम किसी धातु में अगर तव्यत ऐड करते हैं तो उसका रूप क्या बनता है, क्यों बनता है, इसके पीछे क्या रीजन है ना। तो इस सूत्र को ध्यान रखिएगा इस शॉर्ट फॉर्म में है ना। यदि ई उ री री आता है तो क्रमशः जो है ए ओ र और ल में कन्वर्ट हो जाता है ना। इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, आगे इसका यूज आएगा भी है ना। तो उसके बाद जो है हम लोगों ने देखा था कि देखो है ना, तो कल लास्ट क्लास में हम लोगों ने किसके शब्दों की सिद्धि देखा था बच्चा? करके आए हो आप लोग? पठितव्यम पठितव्यम करा है सबने सिद्धि से? चलो निधि बताओ, सबसे पहले पठितव्यम को सिद्ध करना है तो पहला सूत्र क्या लगेगा बताओ? पठितव्यम को सिद्धि करनी है हमें तो क्या सूत्र लगेगा? पहला सूत्र निधि, हाँ सर। पहला सूत्र बताओ। सर इसमें वो वाले धातु से जो उसकी वो है ना, जो उसका मूल शब्द आएगा फिर इसमें अनियर लगाएंगे एक मिनट ध्यान से रुको। पठितव्यम बनाना है हमें। बताओ, पठितव्यम बनाना है तो पहला सूत्र क्या लगाएंगे हम लोग? भूवाद्यो धातु से और जो उसका जो पठितव्यम है पठ उसका मूल शब्द बनेगा, फिर उसमें अनियर लगेगा। अनियर लगेगा इसमें, देखो तो तव्यत है ना, तव्यम है तो कौन सा प्रत्यय लगेगा? अनियर प्रत्यय लगेगा सर। अनियर प्रत्यय लगेगा कि तव्यत प्रत्यय लगेगा बच्चा? मूल शब्द हमारे
पठितव्यम है ना बच्चा, हमें पठितव्यम की सिद्धि करनी है। तो भूवादि हाँ धातु ठीक से, है सर, ठीक है सर। है ना। तो तव्यत प्रत्यय मैं का पढ़ नहीं समझ रही। अच्छा नहीं जी जी जी। तव्यत प्रत्यय का आगमन, हाँ बोलो बोलो से ज्यादा। सर पठनियम अगर होता तो अनियर प्रत्यय लगता ना। हाँ अगर हाँ पठनीय सर, शब्द, हाँ सर, मुझे बस वही लग रहा था, इसलिए मैंने अनिय अगर बोल दिया। पठनीय होता तब ना अनिय प्रत्यय लगाते हैं, यहाँ तो शब्द है पठितव्यम, जी जी। तो तव्यत प्रत्यय का आगमन किया। उसके बाद दूसरा स्टेप क्या होगा स्नेहा? उसके बाद पठ प्लस तव्यत आ गया, कौन बताएंगे अगला स्टेप क्या है? हाँ तव्य तव्य नियरः सूत्र से तव्यत का आगमन हो जाएगा, है ना, कर्म अर्थ में। तो पठ प्लस तव्यत हो गया। उसके बाद क्या करेंगे? हाँ हलंत्यम से त का लोप कर देंगे तो पठ प्लस तव्य बचा। उसके बाद बताओ अगला स्टेप। आर्ध धातुक शेषः, बच्चा ये बताओ आर्ध धातु किसको कहते हैं? आर्ध धातुक, धातुकम, धातुक ये क्या होता है, और सार्व धातु क्या होता है? दोनों में डिफरेंस बताओ। तो छोड़कर जो धातु है वो 8 धातु। हाँ तिंग और सित जो प्रत्यय है वो तो सार्व धातु कहलाएगा, इसके अतिरिक्त जो कुछ भी है वो आर्ध धातु कहलाएगा। तो बच्चा तव्यत जो है आर्ध धातु संज्ञा हो गया, तव्यत जो है आर्ध धातु कहलाया। तो सूत्र क्या है तव्यत को आर्ध धातु बनाने के लिए? सूत्र क्या है? अर्ध धातुकम आर्ध धातुकम शेष। अर्ध धातु कस्य बलादे करते हैं। अर्ध धातुकम शेष। हाँ अर्ध धातुकम शेषा से तव्यत प्रत्यय की जो है अर्ध धातु संज्ञा हुई। अगला स्टेप क्या जाएगा? अर्ध धातु कस्य एड, है ना, बलादे, उसका क्या अर्थ होता है? इसका आगम होगा सर, इसका आगम होगा। किसको आगम होगा? इत या इट, कौन सा? इट हाँ तो ये इट जो है शब्द से पहले लगेगा या बाद में लगेगा? आदम तो टोकी दोनों से एकदम पहले लगेगा। हाँ पहले लगेगा। सूत्र क्या है? आद्यंतो टकितो से जो है ये, हाँ ये ईट जो है टित है, अतः तव्यत से पहले लगेगा। तो उसके बाद क्या करेंगे आगे? अगला स्टेप उसके बाद तो लोप करूंगा। ईट में जो ट है ना, उसको लोप कर देंगे तो ई बचेगा, है ना। उसके बाद सारे को ऐड कर दो तो पठितव्य हो गया, है ना। लेकिन अभी भी जो है काम बाकी है। उसके बाद किसका आगमन होता है? उसका तीन कृत इस सूत्र अनुसार कृत होगा। हाँ ठीक। उसके बाद कृत समस्या इति सूत्रेण प्रातिपदिक संज्ञा। हाँ ठीक है। तव्यत की जो है प्रातिपदिक संज्ञा करनी हो तो कौन सा सूत्र लगाएंगे? कृत तद्धित समासच सूत्र से तव्यत प्रातिपदिक संज्ञा हो जाने के बाद प्रातिपदिक में कौन सी विभक्ति लगती है? प्रथमा लिंग परिमाण वचन मात्र प्रथमा। हाँ प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा सूत्र से प्रथम व्यक्ति हो गई। प्रथम व्यक्ति में हमें अब वचन चाहिए, सूत्र क्या लगेगा वचन के लिए? हाँ बहुत अच्छे है। तो हमें एक वचन चाहिए, सु आ गया। सु को जो है आगे क्या बनेगा? सु का हम करेंगे ना, अतो हम से हम का आदेश हो जाएगा सु की जगह से। अतोम की अतोम लगेगा कि आमी पूर्वा, कौन सा? आमी पूर्वा या अतोम, कौन सा लगेगा? अतोम। हाँ अतोम को सु को अम हो गया। अगला सूत्र क्या लगेगा? अमी पूर्वा से पूर्व रूप होकर। हाँ तो ये जो 15 सूत्र थे, है ना, उसे आप लोग क्रम से याद रखिएगा, है ना। जैसे यहाँ पे सारी प्रक्रिया यहाँ पे दिया हुआ है बच्चा, ठीक है। तो क्या करते हैं बच्चा, सबसे पहले
कि जो भी शब्द हमें दिया गया है, चाहे पठितव्यम हो, एदितव्यम हो, हसितव्यम हो, खादितव्यम हो, है ना, बहुत सारे शब्द, सहितव्यम हो, है ना, तव्यत प्रत्यय से ऐड करके कोई सा भी शब्द दिया हो तो उसकी सिद्धि कैसे करेंगे? तो सबसे पहले जो भी है शब्द, है ना, चाहे पठितव्यम हो, है ना, या एदितव्यम हो, जो हम लोगों ने देखा था लास्ट क्लास में, तो भूवादेव धातु से उसको, है ना, इसमें देखेंगे कौन सी धातु है ना, पठ में या एद इत्यादि में जो भी धातु, एद धातु है या पठ धातु है उसको लिखेंगे, है ना, और बोलेंगे कि एद की जो है या पठ की जो है भूवादेव धातुओं से धातु संज्ञा हो गई। जैसे धातु संज्ञा हुई तो उसमें देखेंगे कौन सा प्रत्यय है, तव्यत प्रत्यय है, तो अतः तव्यत तव्या नियरा सूत्र से तव्यत की जो है प्रत्यय संज्ञा हो गई, है ना, या तव्यत के आगमन हो गया, है ना। अब वो जो प्रत्यय है कर्म अर्थ में प्रयोग है या भाव अर्थ में प्रयोग होगा, इसके लिए जो है तयोरेवा कृत कत खलर्था सूत्र से तव्यत की जो है ना, उसकी क्या होगी, कर्म संज्ञा या भाव अर्थ में इसका प्रयोग हुआ, है ना। जैसे ही यहाँ पे तव्यत प्रत्यय आ गया, है ना, तो उसके बाद तव्यत में जो ता है ना, जैसे इसके हमने बता दिया कि ये भाव अर्थ में है या कर्म अर्थ में है, उसके बाद इस तव्यत में जो त है इसका लोप कर देंगे तो हलंत्यम से लोप हो जाएगा, हलंत्यम से लोप होगा तो शब्द हमारे पास बचेगा तव्य, है ना। यहाँ तक काम हो गया इन सूत्रों का। उसके बाद है आर्ध धातुकम शेषा से, चूंकि ये जो तव्यत प्रत्यय है ना ही तिंग प्रत्यय है, तिप्त इत्यादि में भी नहीं आता है, न ही सित प्रत्यय है ना, अतः इसलिए ये जो तव्यत प्रत्यय है, तव्यत में जो तव्य बचा, इसकी जो है आर्ध धातुकम शेषा से जो तव्यत प्रत्यय की जो आर्ध धातुक संज्ञा हुई। जैसे ही कोई भी प्रत्यय आर्ध धातुक हुआ, है ना, तो उसमें देखेंगे कि वो तव्यत प्रत्यय या जो भी प्रत्यय है उसका प्रारंभिक अक्षर कौन सा, यहाँ त है, तो त शिल्पी महोदय बताइएगा कि त जो है वल प्रत्याहार में आता है क्या? त जो है हाँ आता है क्या? हाँ आ जाएगा, हाँ क्योंकि वो है वर्ड वो से शुरू हो जाएगा। हाँ वेरी गुड। तो जो भी प्रत्यय, जिस भी प्रत्यय को है ना अर्ध धातु संज्ञा या अर्ध धातु कहलाया, उसका प्रारंभिक अक्षर देखेंगे, यदि वो वल प्रत्याहार के अंतर्गत है तो उस तव्यत से जस्ट पहले, है ना, ईट का आगम हो जाएगा। अगर ईट का आगम क्या होता है, जो हम लोगों ने देखा था छेचा सूत्र की सिद्धि में भी, है ना, ईट आगम क्या है, टित है। तो शिल्पी महोदय बताइए, जो टित प्रत्यय होता है वो पहले लगता है या बाद में लगता है किसी भी शब्द या पद के? टित तो बाद में लगेगा। नहीं पहले लगेगा, आद्यंतो टकितो। अगर टित होगा तो पहले लगेगा, अगर कित होगा तो बाद में लगेगा, ठीक है। जो हमने देखा छेचा सूत्र में व्यंजन संधि में सीखा भी था, है ना, शिव प्लस छाया की सिद्धि में ना, वहां पे आया था ना कि दो रूप बनता है, शिव छाया या शिव छाया, है ना। वहां हमने देखा था कि कौन सा प्रत्यय टित है या कौन सा आगम टित है या कित है। तो टित जो भी होगा जिसका अंत में जो ट का लोप करते हैं वो टित कहलाया, जिसके अंत में जो है क का लोप होता है वो कित कहलाया। जैसे तुक आगम जो है कित है, क्यों, क्योंकि तुक का जो क है इसका लोप करते हैं, है ना, इसलिए उसका नाम कित आगम है। टिट में ट का लोप करते हैं इसलिए उसका नाम टित है ना। तो तव्यत प्रत्यय आर्ध धातु संज्ञा कहलाया। अतः देखेंगे कि तव्यत में जो त है ये वल धातु वल प्रत्याहार के अंतर्गत आता है कि नहीं। जैसे अगर आता है तो तव्यत से पहले जो ईट का आगम हो जाएगा। ये ईट तव्यत के बाद में ऐड होगा या तव्यत प्रत्यय से पहले लगेगा, तो ये डिसाइड करता है। ये ईट जो है टित है, अतः आद्यंतो टकितो सूत्र से तव्यत प्रत्यय से पहले लगेगा, है ना। तो इद प्लस इट प्लस तव्य, है ना। अब इस इट में जो ट है इसका लोप कर देंगे, लोप करने के बाद, है ना, हमारे पास बचे ई हरस्व ई फिर तव्य, ठीक है। उसके बाद जो है ये जो तव्य प्रत्यय है ये हमने देखा था किस प्रत्यय का भाग है बच्चा? ये जो तव्यत प्रत्यय जो है किस प्रत्यय का भाग है? कृत प्रत्यय का, वेरी गुड। तो कृत तिंग सूत्र से तव्यत की जो कृत संज्ञा हुई, जैसे ही ये कृत संज्ञा हो गई, है ना, तो इसको प्रातिपदिक बनाना है। तो प्रातिपदिक बनाने के कितने सूत्र हैं?
कितने सूत्र दो। से दो कौन कौन सा? प्रतिपदी का अच्छा देखो हाँ, अर्धवत धातु प्रत्यय, दूसरा तद्धित समास। हाँ, जैसे ही तव्य की जो कृत संज्ञा हुई तो अतः कृत तद्धित समासस्य सूत्र से तव्यत प्रत्यय की जो है प्रातिपदिक संज्ञा हुई। जैसे प्रातिपदिक संज्ञा हुई तो सु और जस इत्यादि का आगमन करेंगे। सु और जस इत्यादि जो 21 प्रत्यय है उनमें से भी हमें जो है प्रथम व्यक्ति को लाना है, क्योंकि जो पठितव्यम है ना, या एदितव्यम है, प्रथम व्यक्ति का ही है, एक वचन है ना। जनरली जो नपुंसक लिंग होता है वो प्रथम व्यक्ति का एक वचन में ही भाव अर्थ में या कर्म अर्थ में प्रयोग होता है। तो हम प्रथम प्रातिपदिक संज्ञा करने के बाद हम लोग दूसरा काम क्या करते हैं, विभक्ति लाते हैं, है ना। विभक्ति लाने के लिए जो सूत्र है प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्र प्रथमा। हाँ बोलो बच्चा। सर वो साहित्योत्पत्ति प्रक्रिया का क्या काम था, मैं भूल गई। अरे इसमें जो सु औ जस इत्यादि जो लाते हैं ना उसी को शॉर्ट फॉर्म में स्वादुत्पत्ति कहते हैं ना। सु इत्यादि की उत्पत्ति जो प्रक्रिया है, ठीक है ना। उसके बाद प्रथम व्यक्ति लाए, है ना, प्रातिपदिक अर्थ लिंग परिमाण वचन मात्र प्रथमा के द्वारा। अब हमें वचन लाना है तो वचन लाने वाला द्वयोकयोर द्विवचने एक वचने सूत्र के द्वारा वचन का आगमन होता है। तो वचन यहाँ पे बुला लिए तो एधि तव्य प्लस सु, है ना, क्या कि इसमें जो पठितव्यम है वो प्रथम व्यक्ति का एक वचन नपुंसक लिंग में प्रयोग है ना। तो इसलिए हमें सु का आगमन किया। अब यहाँ पे लास्ट में अम है तो सु को अम कन्वर्ट करने के लिए कौन सा सूत्र लगता है, अतो अम। अतो अम के द्वारा जो है ना, अच के बाद यदि सु हो तो सु का अम हो जाता है अतो अम से। अब इस य में भी अ है और इधर भी अ है तो शिल्पी महोदय अ प्लस अ क्या बनता है, आ। तो अब यहाँ पे दीर्घ संधि हो रहा है, लेकिन हमें शब्द जो चाहिए पठितव्यम चाहिए, एदितव्यम चाहिए। तब इस दीर्घ संधि को निषेध करने के लिए एक सूत्र लगता है। हाँ वो सूत्र क्या है बच्चा लोग, यहाँ पे हाँ तो एदितव्य में जो य है, हाँ एदितव्य में जो अ है और इधर अम का अ है, अगर दोनों को जोड़ेंगे तो यहाँ तक दीर्घ संधि हो जाएगा। शब्द हमारा बनेगा एदितव्याम, जो गलत हो जाएगा। हमारे पास है पठितव्यम या एदितव्यम होना चाहिए। तो इस दीर्घ संधि को निषेध करने के लिए एक सूत्र लगता है अमी पूर्वः। अमी पूर्वः कहता है कि अच के बाद यदि अम हो, है ना, तो वो जो अम का और एदितव्यम का जो य में जो अ है दोनों मिलकर पूर्व रूप हो जाता है। अर्थात जो पूर्व रूप संधि में हम लोगों ने सीखा था सेम चीज यहाँ अप्लाई कर देते हैं, है ना। अ प्लस अ जो आ ना होके अ ही बनता है, एज इट इज, है ना, हो जाता है। तो एज इट इज रूप होकर बस शब्द हमारा एदितव्यम पठितव्यम खादितव्यम इत्यादि बनता है ना। तो ये सिद्धि, ये 15 सूत्र आप याद रखेंगे। जितने भी तव्यत प्रत्यय को ऐड करके बनाते हैं इन 15 सूत्र तो लगते ही लगते हैं। कुछ शब्द की सिद्धि ऐसे हैं जिनमें एक दो एक्स्ट्रा सूत्र लगते हैं। इन 15 सूत्रों को कंठस्थ कर लीजिएगा, वो भी क्रम के अनुसार कि कहाँ पे किस सूत्र का प्रयोग किया जा रहा है ना। ये तो अभी आपने देखा कि यदि, हाँ हो गया, अभी देखते हैं। ये तो अभी आपने सीखा, हाँ बोलो। ये जो स्टार्टिंग में हम सबसे पहले जो देखते हैं धातु वो कैसे देखते हैं वो मेरे को नहीं देखना था। वो थोड़ा सा याद रखना पड़ता है ना, कि ये जो धातु है किस गण की है, भुवादि गण की है, ये दुदादि गण की है, या उरादि गण की है, या दिवादि गण। हाँ आपकी आवाज आ रही है। नमो नमः सर। नमो नमः। कौन बच्चा? नीलम बोल रही हूँ। हाँ नीलम, अच्छा ठीक है, ठीक। तो नीलम याद है सारे सूत्र? जी सर। है ना। चलो, तो ये तो हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में भी पढ़ा था, है ना। और हम लोगों ने जो है सीखा था कि यदि कोई ऐसी धातु, है ना, जैसे पट हो, है ना, या फिर एद हो, है ना, हस हो, खाद हो, है ना, इत्यादि इस तरह के फॉर्म में हो, अकारांत दिखाई दे रहा है। सारे धातु देखोगे अकारांत दिख रहा है या आकारांत दिख रहा है ना। अगर मान लीजिए कोई ऐसी धातु जो इकारांत हो, उकारांत हो,
ऋकारांत हो या ऋकारांत हो, ऐसे कोई धातु, तो क्या ऐसे धातुओं के साथ यदि हम तव्यत प्रत्यय ऐड करेंगे तब ऐसे धातुओं के साथ कंडीशन क्या बनेगा, है ना। जैसे अगर हम ची में, ची मतलब क्या होता है बच्चा, ची धातु जो है इसका अर्थ क्या होता है, ची मतलब चुनना, चुनना। वेरी गुड। तो ची का जो है अगर हम तव्यत प्रत्यय इसमें ऐड करते हैं तो कहाँ कहाँ हम प्रयोग होता है, ये कहाँ तक जाता है, कौन कौन स्टेप फॉलो होगा। तो ची में तव्यत प्रत्यय ऐड किया, है ना, तो उसमें भुवादि धातु लगा, तव्यत तव्या नियर से ये लगा, तो कृत कृत्य खलरता से जो भाव अर्थ में प्रयोग हुआ, हलंत्यम से तव्यत का लोप हो गया, है ना, तव्यत। अब ये बताओ बच्चा लोग कि ची प्लस तव्य, यहाँ तक तो पहुंच गए इजिली। अब ये बताओ आगे क्या प्रयोग होगा, अगला स्टेप क्या जाएगा। हाँ, सर जो ची है ना वो चे में कन्वर्ट हो जाएगा। ये जो ए हो जाएगा ना, ई का ए, एक ई का ए, तव्य, है ना। तो ये हमने कहा पढ़ा था कि च में ई है जो ए बन जाएगा, कहाँ पढ़ा था, आठ गुण आदि। चलो अच्छा, है ना। तो ये जो ऐसी धातु जो इकारांत उकारांत ऋकारांत हो, तो ऐसे कंडीशन में कौन कौन सा सूत्र अलग से अप्लाई होता है, वो 15 सूत्र, इसको ध्यान रखना। अभी उन 15 सूत्रों का प्रयोग होगा, ध्यान से देखो भी, दिख रहा है ना आप लोग को। जी भैया। चलो बच्चा, अब अगला देखो इसी में कि जो धातु इकारांत हो, उकारांत हो, ऋकारांत हो, तब क्या करते हैं। चलो अच्छा, देखो यहाँ पे ध्यान से देखना। जैसे चेतव्य है ना, चेतव्य है, यानी अब इसमें कौन सी धातु है चयन करना चाहिए, है ना, कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है चेतव्य में, तव्य, वेरी गुड। धातु है हमारा ची, है ना, तो भूवाद्यो धातु से उसकी क्या हो गई, इस ची की धातु संज्ञा हो गई, है ना। तव्य तव्य निरस सूत्र से तव्यत प्रत्यय का आगमन हुआ, ठीक है। ये सब तो हम लोगों ने पहले पठित तव्यम यदि तव्यम में भी देखा। ची में जो है हमने जैसे तव्यत लाया, है ना, तव्यत प्रत्यय, तो ता का लोप कर देंगे हलंत्यम से, तो उसको शॉर्ट फॉर्म में अनुबंध लोप कर दिया। तव्यत प्रत्यय जो है आर्ध धातु का से शेषा से जो है तव्यत प्रत्यय का क्या हो गया, आर्ध धातु शेषा से उसकी आर्ध धातु संज्ञा हो गई। ये सब चीज हमने पहले भी देखा, क्लियर है बच्चा, यहाँ तो कोई समस्या। अब जैसे ही तव्यत प्रत्यय आर्ध धातु शेषा हुआ, आर्ध धातु हम शेषा से आर्ध धातु शेष हुआ, तो हमें किसका आगमन होना चाहिए, ईट का आगम, ईट का आगम होना चाहिए ना। लेकिन यहाँ पे ईट का आगम निषेध हो जाता है, क्यों, एक सूत्र है एकाच उपदेश अनुदातात, इसका कोई मतलब बताना चाहिए। एकाच उपदेश अनुदातात क्या मतलब है, क्या होता है एकाच, एक सूत्र यहाँ पे लगता है एकाच, है ना, उपदेश, है ना, अनुदातात, क्या मतलब है इस सूत्र का, कोई बताएंगे इसमें कौन सा प्रत्याहार दिखाई दे रहा है, कौन सा प्रत्याहार दिखाई दे रहा है, प्रत्याहार भी एच दिख रहा है, ध्यान से देखो, अच प्रत्याहार भी है, सॉरी, अच प्रत्याहार। अच प्रत्याहार में क्या होता है, अच प्रत्याहार में सारे स्वर, वेरी गुड, है ना। तो इसको पढ़ो पूरा, एक अच उपदेश अनुदात, उपदेश में एक अच वाला या अनुदात वाला, है ना। अब यहाँ पे एक शब्द है उपदेश, ग्रामर में उपदेश क्या होता है, लौकिक में तुम जानते हैं कि उपदेश का मतलब क्या होता है, किसी को सलाह देना, है ना, किसी को समझाना उपदेश कहलाए। ग्रामर में उपदेश क्या होता है, ग्रामर में एक आद्योच्चरण कहते हैं, फिर से बोलो, आद्य उच्चारणम उपदेश। ओके, और उपदेश का कोई एक सूत्र भी है, एक पद्य फॉर्म में भी है, निषेध करना नहीं, उपदेश नहीं, देखो बच्चों, उपदेश
उपदेश के अंतर्गत धातु रूप आता है, शिव सूत्र आता है, गण पाठ आता है, धातु पाठ आता है ना। 4-5 चीजें का कलेक्शन है उपदेश के अंतर्गत। ये ग्रामर के अंतर्गत जो भी प्रत्यय बनाते हैं या महस्व सूत्र है या धातु पाठ है या गण पाठ है ना, ये सारे उपदेश के अंतर्गत आता है। इन 5 का कलेक्शन आगे वो पद्य फॉर्म में दिया हुआ भी है, मैं आप लोग को भी दिखा देता हूँ कोटेशन भी, है ना। देखो दिख रहा है? हाँ, दिख रहा है। चलो संगीता पढ़ो उसको। प्रत्ययः शिव सूत्राणि आदेशा आगम अस्तथा धातु पाठो गण पाठश्च उपदेशा प्रकृतितः। हाँ देखो बच्चा, उपदेश क्या क्या हो सकता है। ग्रामर का में कोई प्रत्यय भी उपदेश हो सकता है। शिव सूत्राणि, शिव सूत्राणि का मतलब महस्व सूत्र भी उपदेश कहलाता है। किसी चीज का आदेश हो या किसी चीज का आगम हो, वो भी उपदेश के अंतर्गत आता है। धातु पाठ हो, है ना, कोई धातु का रूप हो, है ना, या कोई धातु का मूल धातु हो या गण पाठ हो, वो सब क्या उपदेश के अंतर्गत आता है। तो उपदेश को थोड़ा ध्यान रखिएगा, कोटेशन फॉर्म में याद हो जाए तो अच्छी बात, नहीं तो मूलतः जो है इसके अंदर कोई प्रत्यय भी आ सकता है, कोई महस्व सूत्र भी आ सकता है, आदेश भी आ सकता है, आगम भी आ सकता है, या कोई धातु भी आ सकता है, या कोई गण पाठ भी आ सकता है। ये सब उपदेश के अंतर्गत आता है। तो हमारे पास सूत्र था एकाच उपदेश अनुदातात। ये बोला था, आदेश बोला था। ओके वेरी गुड। चलो अच्छा, है ना। इसको ध्यान से देखो कि जैसे हमने यहाँ पे तव्यत प्रत्यय का जो है अर्ध धातु शेषा से अर्ध धातु शेष संज्ञा कर दिया, तो ईट का आगम होना चाहिए। मूलतः तो ये ही कहता है कि जैसे हमने तव्यत प्रत्यय को अर्ध धातु शेषा सूत्र से अर्ध धातु बना दिया, तो ईट का आगम हो जाना चाहिए। लेकिन यहाँ पे ईट का आगम को निषेध करता है कि नहीं नहीं तुम मत आओ। क्यों? क्योंकि भाई हम चीज अकेले हैं, एक अच वाला, एकाच। एकाच का मतलब एक अच वाला, एक अच वाला, है ना। उपदेश में एक अच वाला यदि कोई प्रत्यय हो या कोई महस्व सूत्र हो या कोई आगम हो या उपदेश आगम हो या आदेश हो या कोई धातु पाठ हो या कोई गण पाठ हो, तो बच्चा यहाँ पे एक अच वाला जो ची है ना, ये क्या बच्चा एक धातु है ना। बोलो बच्चा। धातु। हाँ, अतः ची जो है एक अच वाला होने के कारण, है ना, और ये क्या बच्चा एक धातु पाठ है। अतः एक अच होने के कारण, जैसे यहाँ पे पट था, ये 2 अच वाला दिखाई दे रहा है, तो इजली ईट का आगम हो गया था। एद का, एद में भी ईट आगम हो जाएगा क्योंकि 2 अच वाला यहाँ दिखाई दे रहा है। खाद का हो जाएगा, है ना। तो एक अच वाला जहां भी होगा वो नहीं आएगा, वहां पे जो है ईट का आगम नहीं होगा। सूत्र बताना, एकाच उपदेश अनुदातात सूत्र से उपदेश में जो एकाच है, जैसे ची इत्यादि या भू इत्यादि, ऐसे धातुओं के साथ जो है ईट का आगम निषेध हो जाता है। ध्यान रखना बच्चा, एक एक्स्ट्रा सूत्र आपको यहाँ पे पढ़ना पड़ रहा है। एकाच उपदेश अनुदातात सूत्र याद रहेगा? बोलो। अब जैसे हमने ईट का आगम रोक दिया, है ना, ईट का आगम जैसे हमने रोक दिया, तो हमने याद करो, जैसे हमने पढ़ा कि यदि कोई धातु इकारांत हो, उकारांत हो, रिकारांत हो, ऋकारांत हो, तो इकारांत वाला किसमें बदलता है? इकारांत ए में। वेरी गुड। उकारांत, उकारांत ओ में। और रिकारांत, रिकारांत ला में। वेरी गुड, वेरी गुड। तो बच्चा, तो ये इसका एक सूत्र है ना, इसका एक सूत्र है। सूत्र क्या है? ये सूत्र जो आपने इजली यहाँ पे पढ़ा, ई ए में, उ ओ में, री र में, ली ल में, एक सूत्र है सार्वधातुकार्ध धातु कयो ना, सार्वधातुकार्ध धातु कयो सूत्र से, है ना। ये सूत्र पढ़ना, याद रखना इसको भी, है ना। हमने वहां पे हिंदी फॉर्म में इसे याद किया था, है ना। तो जो भी आर्ध धातुक है बच्चा, ची और तव्यत में आर्ध धातु कौन है? ची और तव्यत में आर्ध धातु कौन है? सर तव्य है। चलो एक बच्चा बता रहा है। और कौन? तव्य जो है वो क्या,
वो क्या है, आर्ध धातुक है। आर्ध धातुक से जस्ट पहले, आर्ध धातुक से जस्ट पहले जो भी धातु है ना, उसका जो अंग है, अंग का मतलब है लास्ट वाला जो अक्षर है ना, च में जो लास्ट में क्या आ रहा है बच्चा, कौन सा स्वर या कौन सा क्या आ रहा है, च में ई है ना बच्चा, ई, हाँ, सार्व धातु का ए हो का जाएगा। धातु कयो सूत्र से आर्ध धातुक से जस्ट पहले वाले जो पद है उसका जो अंग होगा, अंग का मतलब इस च के साथ क्या लगा हुआ, ह्रस्व ई, ये ह्रस्व ई जो है ए में बदल जाता है। जो मैंने वहां पे हिंदी में इजली जो बताया था, ई का ए में बदल जाता है। तो सामान्य तौर पे ये ध्यान रखना कि सार्व धातु कार्ध धातु कयो सूत्र से जो एक अच वाला जो धातु पाठ था, यदि उसमें ई होगा तो ए में बदल जाएगा, ऊ होगा तो ओ में बदल जाएगा, री जो होगा र में बदल जाएगा, री जो होगा ल में बदल जाएगा। तो यहाँ पर जो च में ई है तो किस में बदलेगा, ए में, चे हो जाएगा। ई का ए होगा तो चे प्लस तव्य। वेरी गुड। तो अभी हमने कितने सूत्र एक्स्ट्रा पढ़ा, जो अभी हमने पठितव्यम या एदितव्यम में किया था, यहाँ कितने सूत्र, कौन कौन सा, कौन कौन सा, उपदेशे अनुदत्ता, वेरी गुड, एकाच उपदेशे अनुदातात और दूसरा सार्वधातुकार्ध धातु कयो सूत्र, है ना, ये दो सूत्र हमने पढ़े। अब इन सबको एक कर दो, चे प्लस तव्य, ठीक, यहाँ तक हो गया बच्चा। यहाँ देखो, यहाँ विसर्ग है ना, तो ये कौन सा विभक्ति और कौन सा वचन का है बच्चा, ये जो चेतव्य है किस विभक्ति किस वचन का दिखाई दे रहा है, एक वचन है सर, प्रथम व्यक्ति का एक वचन। उसके बाद जो आपने पठितव्यम में या फिर एदितव्यम में जो प्रक्रिया किया था, पूरा सु जस इत्यादि लाया था, है ना, अलग अलग जो सूत्र लगे थे, वो सारी प्रक्रिया सेम होगा, है ना। तो उसको शॉर्ट फॉर्म में स्वादुत्पत्ति की प्रक्रिया जो आपने उधर जो सीखा था, है ना, सु लाएंगे, है ना, सु कैसे आता है, तो पहले हम तव्यत प्रत्यय को जो कृत प्रत्यय कहते हैं, फिर जैसे कृत प्रत्यय इसको बना दिया तो कृत तद्धित समास सूत्र से जो है संपूर्ण की जो है प्रातिपदिक संज्ञा हो गई। प्रातिपदिक संज्ञा जैसे हुई तो हमने क्या किया कि प्रातिपदिकार्थ में जो है उसमें प्रथम व्यक्ति लगती है ना, तो प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्र प्रथमा द्वारा प्रथम व्यक्ति हो गया, है ना। उसमें अगर हमें जो है एक वचन चाहिए तो द्विवचन एक वचन से जो है सु का आगमन होगा, है ना। तो वो सारी प्रक्रिया करके, है ना, अंततः हमें सु लाया, है ना। अब सु को जो है रू करते हैं। बच्चा ऐसा बताओ कि हमने कौन से संधि में पढ़ा था कि सु जो है रू में बदल जाएगा, संधि में, विसर्ग संधि में, कौन सा संधि, विसर्ग संधि में, हाँ ठीक है, आपने सूत्र बिल्कुल देख लिया यहाँ पे, इसलिए बता रहे हो, सस जूसो रू। तो बच्चा इसका एक बेसिकली एक नाम भी था वहां पे, विसर्ग संधि के अंतर्गत एक संधि आता है जिसके अंतर्गत सु का रू होता है, उत्व संधि, कौन सा, उत्व संधि भी सर, एक उत्व संधि भी था, तो रोर प्लुताद प्लुते वो इसके बाद का था। नहीं सर, ये तो रुद्र संधि होगा। बच्चा ध्यान रखो, हाँ, सु का अगर रू होता है तो वो रुत्व संधि कहलाता है बच्चा, याद करो, रुत्व संधि हमने पढ़ा था, है ना। सु का जो है अगर रू हो जाए तो रुत्व संधि कहलाता है, रू का ऊ हो जाए तो उसको उत्व संधि कहते हैं, है ना। रू का य हो जाता है उसको यत्व संधि कहते हैं, विसर्ग दंत सकार हो जाए तो उसको सत्व संधि पढ़ते हैं, है ना। रू का जो य हुआ उस य का लोप हो जाता है तो लोप संधि होता है। तो पांचवी संधि हमने वहां पे विसर्ग संधि के अंतर्गत पढ़ा था बच्चा। तो यहाँ पे जो सस जूसो रू के द्वारा, है ना, सकार का जो रू हुआ किस सूत्र के द्वारा, सस जूसो रू, यानी जो हमने विसर्ग संधि में रुत्व संधि पढ़ा था यहाँ पे अप्लाई हो गया, तो सस जूसो रू से सु का जो है रू हो गया, है ना। क्लियर है बच्चा, यहाँ तो कोई समस्या। उसके बाद जो प्रक्रिया है उसका पूरा रू में जो ऊ है उसका लोप कर दो, खड़वसान विसर्जनीय से जो है रू का विसर्ग हो जाता है ना। जैसे आपने राम की सिद्धि किया था ना, सेम चीज यहाँ पे भी
प्रक्रिया होगा, है ना। ये खरवसान नयो विसर्जन्य से जो है र का विसर्ग होकर अंततः शब्द की सिद्धि हुई। तो बच्चे एक एक्स्ट्रा जो है, ये जो है र जो है विसर्ग में चेंज होगा, इसके लिए एक अलग से बस ये सूत्र आपको पढ़ना है, खरवसान नयोर विसर्जन्य, ये सूत्र आपको अलग से एक और एक्स्ट्रा याद करना है। यानी इकारांत, उकारांत, रिकारांत या रिकारांत, एक अच वाला अगर कोई प्रत्यय है, यदि उसके साथ अगर तव्यत प्रत्यय अगर ऐड करते हैं तो कितने सूत्र आपको अलग से पढ़ने हैं। एक तो एकाच उपदेश अनुदातात, सार्व धातु कार्य धातु कयो, है ना। उसके बाद जो ससजुसो रू वाला जो आया था वो, और खरवशान नयोर विसर्जन्य सूत्र से सु का जो रू हुआ, रू में जो ऊ है उसका लोप करने के बाद जो र हलंत बचा, उस र हलंत को विसर्ग में कन्वर्ट करना हो तो खरवशान नयोर विसर्जनीय सूत्र से र का विसर्ग हो गया। तो 4 सूत्र आपको 1 2 3 4 सूत्र अलग से आपको याद रखना है। कैसे शब्दों में, जो एक अच वाला अगर धातु है तो, ठीक है बच्चा। कितने सूत्र एक्स्ट्रा पढ़ना है आपको यहाँ पे? 4। चलो अब मुझे बताओ ध्यान से। सर हाँ रुको, सर चिंता वो मत। खरवसान वाला बता दो। हाँ अभी बता रहे। देखो मान लीजिए हमें शब्द सिद्ध करना है चेतव्य हम, है ना। तो इन 15 सूत्रों में से कौन कौन सा सूत्र इसमें काम करेगा? चलो कौन कौन बताएंगे? चेतव्य आएगा, एक ये आएगा, अगला हाँ सर वो जो अगला, एकाच क्या था वो सूत्र नया वाला वो। हाँ वो आ रहे वो। तो तैब्बत नहीं आ रहेगा वहां से, आगे तीसरा तैब्बत आएगा, हलंत वहां से हलंत तैब्बत आएगा। ओके, हलंतेन, उसके बाद आर्ध धातु का, वाला भी तो आएगा। हाँ यहाँ तक आएगा चेतव्य में। अगला बताओ, अगला आएगा क्या? आर्ध धातु का से एड बला दे, ये आएगा? नहीं सर, इसके जगह पे क्या आएगा? अत्यंत तो टकितो भी नहीं आएगा। आदंत, ये नहीं आएगा। तो इसके जगह पे क्या आएगा? इसके जगह पे क्या आएगा? एकाच उपदेशे अनुदात। हाँ ये क्या सूत्र कहता है? ये सूत्र का क्या मीनिंग है? ये उपदेश का एक अंतर्गत अच तो कोई वाला हो, उपदेश हो, अंतर्गत है तो नहीं हो, उसका जगह कोई नहीं आएगा। निषेध करता है इसका। हाँ संगीता बताओ। नहीं आएगा। एक मिनट जैन। हाँ संगीता बताइए। भैया मुझे तो ये समझ में आया कि ये सूत्र ना निषेध करता है कि यहाँ पे इट का आगम नहीं होगा। हाँ क्यों नहीं होगा? ये क्यों नहीं होगा? वो रीजन बताइए, क्यों नहीं यहाँ पे कर रहे हैं आप? रीजन बताना है आपको। क्योंकि यहाँ पे क्योंकि एक अच है, क्योंकि एक अच वाला, हाँ यहाँ पे क्योंकि एक अच उपदेश अनुदात ये सूत्र लग रहा है, और ये हाँ। सूत्र कह रहा है कि यहाँ पर ना एक अच उपदेश से आगम हो जाएगा, लेकिन इट का निषेध हो जाएगा, इट नहीं होगा यहाँ पे। एक अच वाला यदि कोई उपदेश हो, है ना, उपदेश यहाँ पे क्या बच्चा? कौन सा उपदेश यहाँ पे दिखाई दे रहा है बताओ? क्योंकि सर ए को ए आदेश हुआ है। हाँ तो चीज जो है ये एक उपदेश है या नहीं है, ये बताओ। चीज एक उपदेश है? उपदेश में क्या क्या आता है? उपदेश में क्या क्या आता है? आगम या आदेश। ठीक है, उपदेश में हमारी बात सुनो। धातुपात गणपत आदेश आगम। ठीक है, हाँ तो बच्चा यहाँ पे एक एकाच उपदेशे अनुदातात, यदि उपदेश एक अच वाला हो या उस उपदेश में अनुदात स्वर लगा हो, तो ऐसे उपदेश के प्रति, है ना, जो भी आर्ध धातु कहलाया उससे जस्ट पहले यदि, है ना, एक अच वाला उपदेश है तो ऐसे आर्ध धातु को कभी भी ईट का आगम नहीं होगा। ये सूत्र ये कहता है, ध्यान रखना।
को उपदेश यदि हो, है ना, उपदेश में कोई प्रत्यय आ सकता है, कोई धातु पाठ आ सकता है, कोई गण पाठ आ सकता है, महस्व सूत्र आ सकता है, कोई आगम आ सकता है, कोई उपदेश आ सकता है। इनमें से कुछ भी आए, है ना, कब अर्ध धातु से पहले, अर्ध धातु जो भी संज्ञा बना, जिसको भी आपने अर्ध धातु बनाया, उससे पहले उपदेश में इनमें से कुछ भी अगर आता है तो उस अर्ध धातु को कभी भी ईट का आगम नहीं होगा। ये सूत्र क्लियर है बच्चा? कोई समस्या तो पूछ लो बच्चे यहीं पे, है ना। चलो आगे क्या, जैसे हमने ची का जो है ना तव्य कर दिया, ईट का आगम नहीं हुआ, इस सूत्र के द्वारा अगला क्या कॉन्सेप्ट है, अगला क्या काम है? आगे सर्व धातु अर्ध धातु को सूत्र लगेगा, और वो सूत्र कहता है कि अगर तव्य प्रत्यय है तो उसके परे रहने पर गुण का ए आदेश हो जाएगा, क्योंकि ई जो है ई उ री ली इनके स्थान पर हमने पढ़ा था कि सर्व धातु सूत्र से ई के स्थान पर ए आदेश होता है, तो इसीलिए यहाँ पे हम ई के स्थान पर ए आदेश कर देंगे। ठीक है, वेरी गुड, है ना। तो सार्व धातु कार्द धातु कयो सूत्र से, है ना, यदि जो भी अर्ध धातु कहलाया उससे जस्ट पहले जो भी उपदेश में रहा है ना, उसका जो अंग पाठ होगा, अंग पाठ का मतलब है अंतिम जो भी स्वर है, अंग का मतलब जो भी अंतिम स्वर है ना, वो यदि इकारांत है तो एकारांत हो जाएगा, उकारांत हो तो ओकारांत हो जाएगा, ऋकारांत हो तो र हो जाएगा, ऋकारांत हो तो ल हो जाएगा, है ना। ये सूत्र हमने पढ़ा था। तो यहाँ पे क्या किस में कन्वर्ट होगा? ए में कन्वर्ट होगा। ए में। सूत्र क्या है? सार्व धातु कार्द कयो, है ना, वेरी गुड। सार्व धातु कार्द धातु कयो सूत्र से जो भी अर्ध धातु से जस्ट पहले वाला जो भी उपदेश रहा, वो उपदेश इकारांत, उकारांत, ऋकारांत या ऋकारांत हो तो वो क्रमशः ए, ओ, र या ल में चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने देखा कि जो ची है ना, ची में ई है तो अतः ए में बदल गया। अगला बताओ, अगला क्या काम आएगा? कृत तद्धित समास से उसकी, इन सबको ऐड कर दो, चेतव्य ना, फिर कृत तिंग से जो है तव्य जो है वो क्या एक कृत प्रत्यय है ना, अतः तव्य जो है कृत संज्ञक हो गया, है ना। उसके बाद जो है फिर हम लोग लगाएंगे कृत तद्धित समास च से संपूर्ण की प्रातिपदिक संज्ञा, है ना। ये जो चेतव्य है एक प्रातिपदिक है, तो प्रातिपदिक बनाने के लिए कौन सा सूत्र लगेगा यहाँ पे? कृत तद्धित समासश्च ये लगा। अगला क्या लगेगा आगे? साधुत्पत्ति प्रक्रिया। हाँ, यानी जो भी हमें 21 प्रत्यय लाने हैं, है ना, तो सो जस इत्यादि 21 प्रत्यय लाने के लिए, है ना, स्वादुत्पत्ति प्रक्रिया करेंगे तो 21 प्रत्यय आ गए। उन 21 प्रत्यय में हमें प्रथम व्यक्ति चाहिए, तो कौन सा लगेगा? प्रथम व्यक्ति लाने के लिए सु लगेगा। अरे तो सूत्र क्या है? प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्र प्रथमा। हाँ, अब प्रथमा में भी हमें एक वचन चाहिए, तो सूत्र क्या है? सु लगेगा। द्वयोक और द्विवचन और एक वचन है। हाँ, द्वयोकयोर द्विवचनेक वचने सूत्र से, है ना, एक वचन या द्विवचन के अभिलाषा में हमें जो भी चाहिए वो उसका आगमन करेंगे। तो यहाँ पे जो है विसर्ग है, ये प्रथम व्यक्ति का एक वचन, तो हमें उन 21 प्रत्यय में से जो है प्रथम व्यक्ति का एक वचन चाहिए, तो सु और जस में से जो सु का आगमन हो गया, है ना। अब जो है यहाँ चेतव्य है, यहाँ पे सु है, यहाँ पे विसर्ग चाहिए, आम तो चाहिए नहीं। अगर आम चाहिए होता तो हमें अतोम लगा के या अमी पूर्व लगा के सिद्धि कर देते। यहाँ विसर्ग है ना बच्चा, तो विसर्ग के लिए अलग प्रक्रिया है। विसर्ग के लिए फिर अगला सूत्र है कि सु का ऐसा कौन सा सूत्र हमने पढ़ा जहाँ पे विसर्ग आगमन हो जाता है ना, तो सु को हाँ, तो एक सूत्र अलग लगेगा। यहाँ पे अतोम भी नहीं लगेगा, अमी पूर्वा भी नहीं लगेगा, यहाँ पे लगेगा सस जूसो रूप क्या कहता है? सा को ऊ कर देता है, वो आदेश है।
यदि कोई सु हो, है ना, सु को रू कर देता है, सस जुसो रू के द्वारा, तो चेतव्य प्लस स का रू हो गया। रू में ऊ है, इसका लोप कर दो तो हमारे पास बचेगा चेतव्य प्लस र हलंत, है ना। उसके बाद ये जो र है ना, र के बाद कोई अक्षर दिखाई दे रहा है? कोई अक्षर दिखाई दे रहा है? सर हाँ बोलो। सर वो रू का ऊ किस सूत्र से चला गया सर? हाँ बताओ बच्चे, कौन बताएंगे? र में जो है ऊ है, उसका लोप किससे होता है? अनुबंध लोप। हाँ अनुबंध लोप। अनुबंध लोप लोप से नहीं, अनुबंध लोप तो एक पूरी प्रक्रिया को कह देते हैं, जैसे सो जस इत्यादि को लाते हैं। र में ऊ है, उसका लोप किससे होता है बताओ? अरे हम लोगों ने कितना बार पढ़ा भी है। अरे रू में जो ऊ है उसका लोप किससे करते हैं? उपदेश अनुनासिक इत से इत संज्ञा होके तस्य लोपा से लोप, है ना। अभी एक सूत्र हमने इसकी सिद्धि पहले भी में पढ़ा था, है ना। उपदेश से अज अनुनासिक इत, है ना। उपदेश में अगर अच हो, है ना, या फिर कोई अनुनासिक अक्षर हो तो उसका लोप कर देते हैं, है ना। रू में जो ऊ है वो उपदेश का एक पार्ट है, तो र में जो ऊ है उसका लोप कर दिया, है ना। जैसे सा में ऊ का लोप करते हैं उपदेश से अज अनुनासिक इत संज्ञा से, उसी प्रकार से रू में जो ऊ है उसी सूत्र से इसका भी लोप हो गया। तो लोप करने के बाद यानी उपदेश से अज अनुनासिक इत, याद आ रहा है जो हमने पहले भी पढ़ा है, जब विसर्ग संधि के संदर्भ में भी हमने उसका प्रयोग किया था। उपदेश अज अनुनासिक इत, क्लियर। र में ऊ है, ऊ का लोप हो गया, र हलंत बचा। अब ये र हलंत जो है, इसके बाद कोई अक्षर दिखाई नहीं दे रहा है, कोई अक्षर दिखाई नहीं दे रहा है ना। र के बाद कोई अक्षर दिखाई दे रहा है नहीं क्या? सर, है ना। तो ग्रामर में जैसे कोई भी अक्षर का अभाव हो जाता है ना, तब इसके लिए एक संज्ञा है, किसी को पता है वो संज्ञा क्या कहलाता है? विरामो अवसाना करके एक सूत्र आता है। हाँ विरामो अगर कोई अवसाना, विराम हो उसके आगे अगर कोई शब्द ना हो तब ये लगाते हैं। हाँ शब्द नहीं, कोई अक्षर ना हो, शब्द नहीं अक्षर, अक्षर। हाँ सॉरी सर, अक्षर। जिसकी भी इस संज्ञा करने के बाद जो भी पद आया, जो भी अक्षर आया, यदि वहां पे वर्ण का अभाव हो जा रहा है, यहाँ तो क्या कोई वर्ण तो दिख नहीं रहा है बच्चे, र हलंत पूर्ण रूप से कोई वर्ण भी नहीं है, अभाव है पूरा, तो उसको कौन सी संज्ञा कहते हैं? उसका नाम क्या है? उसका नाम है अवसान संज्ञा। कौन सी संज्ञा? अवसान संज्ञा। हाँ विरामो अवसान, है ना, विरामो अवसानम, ये एक सूत्र है जिसके द्वारा र के बाद या र के पास जो है वर्णों का अभाव है, अतः र जो है ये अवसान संज्ञा हो गया, है ना। तो जैसे र जो है अवसान संज्ञा हो गया, र जो है पूर्ण, यहाँ पे क्या है, वर्ण का अभाव है, अक्षर दिखाई नहीं दे रहा, अक्षर है नहीं, अक्षरों का पूर्ण रूप से अभाव दिखाई दे रहा है ना। तो र क्या हो गया? एक अवसान संज्ञा हो गया। जैसे ही अवसान संज्ञा हुआ, एक अगला सूत्र लगता है खर वशान नयोर विसर्जन्य, है ना। ये वो सूत्र क्या कहता है बच्चा, कौन बताएंगे? खर वशान, सर र का विसर्ग होता है। खरवर्णों की जगह विसर्ग होगा। हाँ अगर अवसान संज्ञा जो भी जिसको भी बना, जो भी अवसान संज्ञा हुआ, चाहे र हो या कोई भी अक्षर हो, यदि वो खर में अगर आ रहा है, खर में, तो क्या ये जो र है खर में आता है क्या? आता है सर। आता है। हाँ, तो उस र को विसर्ग हो जाता है, खर वशान नयोर विसर्जन्य। तो र को जो है खर वशान नयोर विसर्जन्य सूत्र से र का विसर्ग हो जाएगा, तो अंततः वो जो है र का विसर्ग करके जो है सिद्धि हो गई, यानी खर वशान, है ना, नयोर विसर्जन्य सूत्र से जो है र का विसर्ग हो गया। तो बेसिकली इसमें आपको अलग से टोटल 5 सूत्र पढ़ने होंगे, एक्स्ट्रा याद रखने हैं, है ना। अगर अवसान संज्ञा वाला सूत्र नहीं भी याद होगा तो चलेगा ना, लेकिन याद रखोगे तो ज्यादा अच्छा है। इसमें भी आपको पूछ लिया जाएगा कि बच्चे ये बताओ कि चेतव्य में, है ना, ची प्लस तव्य, इस पोर्शन पे, है ना, यहाँ पे इट का आगम नहीं हो रहा है, तो इट के आगम को निषेध करने वाला सूत्र कौन सा है? इट के आगम को निषेध करने वाला सूत्र कौन सा है?
एकाच उपदेशे एकाच उपदेशे अनुददात अनुदात वेरी गुड वेरी गुड। अब एक अगला क्वेश्चन कि ची का जो है ची के अंग का एकार हो गया किस सूत्र से? सार्वधातु कार्य धातु कयो सूत्र से। वेरी गुड, है ना। अब अगला सूत्र है कि सु का जो रू हुआ, है ना, कौन सा सूत्र से हुआ? वेरी गुड। र का विसर्ग हुआ किस सूत्र से? वेरी गुड, है ना। तो बच्चा अभी तक हमने देखा, है ना, पठितव्यम, एदितव्यम या चेतव्यम, है ना, उस पर देखा कि कैसे कैसे कुछ सूत्र सेम है, कुछ सूत्र अलग से हमें पढ़ने पड़ रहे हैं, है ना। तो इस चीज को थोड़ा सा ध्यान रखना होता है। ये प्रैक्टिस करोगे, जैसे आपने लास्ट क्लास में एदिनियम या फिर एदितव्यम सीखा, उसी प्रकार से यहाँ पे चेतव्य कर लोगे बच्चा। कोई समस्या यहाँ तक? सर वो विराम विसान कौन सा था? विराम अवसानम। हाँ देखो, विरामो अवसानम, है ना। ये जो र है, र जो है हलंत लगा हुआ है, तो क्या ये कोई अक्षर है? वर्ण का अभाव दिखाई दे रहा है। विराम अवसान, अवसान कहते हैं जब कोई अक्षर दिखाई ना दे या फिर अक्षरों का अभाव दिखाई दे। जैसे र हलंत है, या र हलंत के बाद कोई अक्षर भी नहीं है, दिख रहा है क्या बच्चा? र के बाद बोलो नीलम, है ना। तो यहाँ पे क्या अक्षरों का अभाव हो रहा है। तो ग्रामर में एक प्रक्रिया है कि जहाँ भी क्या सूत्र विरामो अवसानम, विरामो अवसानम, है ना। ये राम शब्द की सिद्धि में शुरुआत में ही राम जो शब्द बनता है उसमें प्रयोग होता है ना। तो ये प्रक्रिया है। सूत्र को जितना ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करोगे तो याद होगा, है ना। तो 15, 5, 20 सूत्र, ये 20 सूत्र जो है अच्छे से याद रखिए। कहाँ पे किस सूत्र का आगमन होगा, किसका नहीं होगा, किसका निषेध होगा, ध्यान रखिएगा। क्लियर बच्चा? कोई समस्या यहाँ तक? जी सर। वो भैया अभी तो नहीं है। अभी नहीं है? सर हाँ सर इतना लंबा चौड़ा प्रोसेस है, मैं तो भूल ही जाती हूँ इसके बाद क्या आएगा। अरे नहीं, तो प्रैक्टिस करते करते ना हो जाएगा, है ना। कोई डरने वाली बात नहीं है, ठीक है। चलो बच्चा, अभी तो आपने सीखा कि ची प्लस तव्यम, तव्यत प्रत्यय का चेतव्य बन गया। अगर ची, कितना टाइम है? 8:05 हो गया। चलो एक और देख लो। ची में अगर हम तव्यत, ची में अगर हम अन्य प्रत्यय ऐड करेंगे तब ऐसे में क्या कंडीशन होगा, है ना। इसको भी सीख लो तो फिर ये तव्यत और अन्य क्लियर हो जाएगा। ची में अगर अन्य प्रत्यय ऐड करके हम बनाते हैं तो क्या बनेगा शब्द, है ना। तो ची प्लस अन्य बनाएंगे, है ना, तो क्या बनता है? ठीक है। तो बच्चा देखो यहाँ पे चयनीय शब्द जो है, होगा ना सर? नहीं नहीं, देखो ध्यान से, चयनीय, हाँ देखो यहाँ पे, हाँ चयनीय हाँ शब्द है, ची प्लस अन्य प्रत्यय। तो सेम प्रक्रिया भुवादि धातुओं से जो है धातु संज्ञा, तव्य तव्य नियर सूत्र से अन्य प्रत्यय, है ना। अनियर में जो र का लोप है, अनुबंध लोप इत्यादि करके र का लोप हो जाएगा हलंत्यम से, तो शब्द बचेगा हमारे पास ची प्लस अनिय। क्लियर है बच्चे? यहाँ तक किसी को कोई समस्या? किसी को? जी भैया क्लियर है। अब अगला आर्ध धातु कम शेषा से आर्ध धातु संज्ञा हो गया, ठीक। कोई समस्या? कोई समस्या? ठीक है। अब ये बताओ, ईट का आगम होगा क्या? होगा भैया। नहीं होगा, नहीं होगा। ईट का आगम कैसे होगा? क्यों होगा सर? ईट का आगम क्यों होगा? क्योंकि चीज जो है ना, ईट का आगम को रोकने वाला कौन सा सूत्र है? एकाच उपदेशे अनुदाता। हाँ, तो ईट का आगम नहीं होगा क्योंकि चीज जो है एक अच वाला धातु है, इसलिए नहीं होगा। तो इस ची को, ची में ई है, ई को ए बनाने वाला सूत्र कौन सा है? सार्वधातु कार्ध धातु कयो सूत्र से, है ना। जो धातु पार्ट है उसमें जो इकार है उसको ए हो जाएगा, तो ची का जो ए हो गया,
है ना, ची जो ए में बदल गया तो ची प्लस अनि है। अब यहाँ पे कोई कोई संधि काम हो रहा है क्या? चे प्लस अनि है, कोई संधि काम? एक तो अवयव, नहीं सर। ये तो अवयव महत्व तो सर, ए प्लस अ, हाँ सर, एच अवयव लग रहा है। ये तो अवयव बस एचो अ यावा सूत्र से का अगर अय हो जाएगा सर। हाँ ए का अय हो जाएगा, देखा संधि काम, है ना, ए का अय आदेश हो गया तो च में जो ई है ना, च में जो च में ई है, ई का ए हो गया, ए में प्लस अ, यहाँ पे एचो एवा यावा, ये कौन सा संधि का सूत्र है? कौन सा संधि का आयादी सूत्र? संधि। अयादी संधि। अयादी संधि, वेरी गुड, है ना। तो च जो है, च में जो ए है वो अय में बदल गया, है ना। अब सबको जोड़ दो, है ना, तो चयनीय हो गया, सबको जोड़ोगे तो शब्द बनेगा चयनीय, विसर्ग भी लगेगा नहीं। उसके बाद जो सेम प्रोसेस है कि उसको तद्धित समास च सूत्र से प्रातिपदिक संज्ञा बनाओ, प्रातिपदिक संज्ञा बनाने का उसमें प्रथम व्यक्ति को लाओ, प्रथम व्यक्ति में भी जो सु को लाओ, सु को भी रू करो, रू को विसर्ग कर दो, वो सेम प्रक्रिया है। बताओ हमने कहाँ पे एक्स्ट्रा आपको मेहनत करना पड़ा चयनीय शब्द बनाने में? बताओ मुझे कहाँ पे एक्स्ट्रा लगा आपको दिमाग चयनीय शब्द बनाने में? सिर्फ संधि का पार्ट, सिर्फ संधि का पार्ट यहाँ पे लगा और एक्स्ट्रा कुछ तो लगा नहीं, है ना बच्चा। तो आपको ये कैसे आएगा, है ना, बार बार प्रैक्टिस करते करते कहाँ पे ईट का आगम होगा, कहाँ पे ईट का आगम नहीं होगा, कहाँ पे हमको निषेध करना है, कहाँ पे क्या हो रहा है, कहाँ पे कौन सा संधि का नियम लग रहा है। अब जैसे चे प्लस अनीय है, अब यहाँ पे आपको अयादी संधि पता नहीं होगा तो आप आगे की प्रक्रिया करोगे ही नहीं, है ना। तो बच्चा इसको करके आना, इसको सीख के आना कि एदितव्यम, पठितव्यम, चयनीयम, चेतव्य, है ना, चयनीय, ये सब कैसे बनता है, ठीक है। तो इसको सिद्धि भैया करना। मुझे भी सिद्धि करनी नहीं आती। तो अभी समझा, आज समझा? जी भैया समझा? अभी तो समझा, बहुत कुछ तो समझा। कल क्या करना, घर पे आप लोग, है ना, कोई सा भी धातु लेना, है ना, या लिख लो, मैं बताता हूँ, उसको प्रैक्टिस कर लो इसी संदर्भ पे ना, इसी सूत्र के आधार पे। जैसे चेतव्य, चयनीय, इसका तो आपको करके आना ही है ना। इसके अलावा आप और भी ले सकते हो। चलो ये बना के आना। हाँ ये लो, पातव्यम। सर अभी हेलो सर। हाँ बच्चा। सर अभी जो आपने पढ़ाया मुझे उसका मूल शब्द जानना है और उसकी पहली वो जाननी है जो सूत्र आपने पहला सूत्र लगाया है। हाँ हाँ तो बताया था आपको। बच्चा लोग इधर देखो क्या क्या करके आना है आपको। जैसे आज हमने चेतव्य सीखा, है ना, वैसे ही जो है ना, एक तो इसकी सिद्धि करके आना, नेतव्यम देख के आना, करके आना, उसी प्रकार से चयनियम, उसी प्रकार से नए नियम, ये चार की सिद्धि करके आना बच्चा, ठीक है। ये होमवर्क है। और जो हमने पहले दिया था पठितव्यम, खादितव्यम, इसकी सिद्धि होगी? बताओ किस किसने किया, नोट कर लो। चयनियम, नैनियम, चेतव्यम, नेतव्यम करा था जयंत? है तो करा। अच्छा करा है बच्चे, नोट कर लो, ये चारों जो है करके लाना है। हाँ और किसने किया है सिद्धि? सर मैंने ना नहीं किया। आपने नहीं किया, और किसने किसने किया है? ईमानदारी से मैंने बता। आधा किया।